welcome back as we are doing chapter 6th political parties of 10th civics, and in last two videos we have discussed about different political parties की functions, इसके अलावा different political party system like one party system, bi party system, multi party system और national parties और regional parties में difference। नेशनल पार्टीज 2006 तक हमारी कंट्री में 6 पार्टीज थी जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी और डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बेस पर उनकी एक अलग कंट्री में रिकॉग्निशन मिली, यानी एक अलग पहचान मिली उन्हें। तो फर्स्ट है यहाँ पर नेशनल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सब इस पार्टी से बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। हाथ का निशान इस पार्टी का सिंबल है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड की बहुत पुरानी पार्टीज में से एक है। फाउंडेड इन 1885 में इस पार्टी का फाउंडेशन हुआ एंड रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977, यानी जब स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के बाद इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस पार्टी को ही मेजॉरिटी सीट्स मिलती रही लॉन्ग पीरियड तक, यानी 1977 तक सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पर कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस था। जो वो पीरियड था उसको हम जानते हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। उसके बाद 1980 से 1989 तक भी इसको अच्छा सपोर्ट मिला, बट आफ्टर 1989 इस पार्टी की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होती गई और उसके बाद न्यू अलग पार्टीज जो है इमर्ज होकर सामने आई और धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी या उसके बाद फिर कॉलिशन यानी गठबंधन की सरकार जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में और सेंट्रल लेवल पर बनने लगी। इसकी जो आइडियोलॉजीज है वो है द पार्टी एस्पाउसेस सेकुलरिज्म, यानी कि कांग्रेस का सेकुलरिज्म में एक बहुत ज्यादा यानी कह सकते हैं कि फेथ है, विश्वास है, यानी सेकुलरिज्म में ये बिलीव करते हैं। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज सेकंड जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की कि ये जो है मेन जो वीकर सेक्शन है, यानी जो भी ओबीसीज हैं, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड हैं, उनके वेलफेयर के लिए इनका मेन एजेंडा रहता है। इस पार्टी में मेन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लीडर रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और एट प्रेजेंट आपको पता ही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन पार्टी की मेन टॉप लीडर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी ये हमारी सेकंड जो है नेशनल पार्टी है। इट वाज फाउंडेड इन 1980 में इसकी फाउंडेशन है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है एक भारतीय जन संघ के रूप में था, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन थी भारतीय जन संघ, और वही रिवाइव होके उसके बाद नेम बना इसका भारतीय जनता पार्टी। इसकी मेन आइडियोलॉजीज हैं वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड जो मॉडर्न इंडिया, कि भारत को बहुत ही मॉडर्न बनाना चाहते हैं, बट जो पास्ट है हमारा जो कल्चर है उसकी भी वे ये रिस्पेक्ट करते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म, यानी इंडिया के कल्चर को भी साथ लेके चलेंगे, यानी कि एक कॉम्बिनेशन होगा, मॉडर्न इंडिया भी रहेगा, साथ में इंडिया का जो पास्ट का कल्चर है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। वांट्स पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, जो इन्होंने अभी करके भी दिखाया कि जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया कि अब जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, वो भी एक भारत का ही हिस्सा है, और ये डिमांड इनकी बहुत पहले से ही थी। बहुजन समाज पार्टी, दिस पार्टी इज आल्सो नेशनल पार्टी एंड फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। तो ये एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि किसकी लीडरशिप में बहुजन समाज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम, एंड ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम साहू महाराज एंड महात्मा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि ऐसे जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने दलित वर्ग का साथ दिया, ओबीसीज का साथ दिया, डिप्रेस्ड क्लासेस का साथ दिया, उनकी टीचिंग से ये काफी इम्प्रेस्ड थे और उनको ही अपनी आइडियोलॉजीज बनाया इन्होंने। सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ दलित, यानी दलित वर्ग के इंटरेस्ट को सिक्योर करना, दलित वर्ग को की वेलफेयर के लिए काम करना इनका मेन एजेंडा है। एंड मेन बेस इन यूपी, कि मेन जो है जो
बहुजन समाज पार्टी है, इसका मेन बेस उत्तर प्रदेश में है, बट इसके साथ की बहुत सारी स्टेट्स हैं, लाइक वहाँ पे मध्य प्रदेश, बिहार, तो वहाँ पे भी इस पार्टी का काफी इन्फ्लुएंस है। और एट प्रेजेंट जो है मायावती इस पार्टी की टॉप लीडर है। तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ ये नेशनल पार्टीज एट प्रेजेंट अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कि एट प्रेजेंट हमें पता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है, यानी भारतीय जनता पार्टी है, और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। नेक्स्ट नेशनल पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM. It was founded in 1964 and this party believes in Marxism and Leninism, यानी कि कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों पर ये चलती है, उनमें विश्वास करती है। सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, कि जैसे कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, यानी पूंजीवादी सिस्टम के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि जितना भी प्रॉफिट है वो फैक्ट्री ऑनर सिर्फ अपने पास रखें। तो उनका ये मानना था कि वर्कर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो वर्कर्स को उनका प्रॉफिट जो है बेनिफिट अच्छा मिलना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों पर ये पार्टी पूरी तरह से चलने वाली है। एंड ऑपोजिट इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, यानी इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म का ये विरोध करते हैं। मेन इस पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है, जहां से इसको सपोर्ट मिलता है, वो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। और यहाँ जिनका सपोर्ट मिल रहा है वो है पुअर सेक्शन, फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, यानी जो भी पुअर सेक्शन है उन सबका सपोर्ट इस पार्टी को मिल रहा है। नेक्स्ट नेशनल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। यानी ये जो पार्टी है CPIM, ये पहले CPI का ही एक हिस्सा थी। एंड दिस पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1925, कि 1925 में CPI पार्टी बनी, और उसके बाद इसी का ही स्प्लिट हो गया, यानी इसके दो भाग हो गए, एक CPI और एक CPIM, और ये CPIM बनी 1964 में। एंड दिस पार्टी बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, यानी CPI और CPIM दोनों ही कार्ल मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजीज पर विश्वास रखती हैं। एंड सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी में भी इनका फुल फेथ है। प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, जो भी पुअर सेक्शन है उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये पार्टी काम करती है। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में यहाँ पे इसका कुछ प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्टी है जो नेशनल पार्टी है हमारी, वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP। ये NCP पहले कांग्रेस का ही एक हिस्सा थी, फिर कांग्रेस का भी स्प्लिट हो गया, यानी कांग्रेस के फिर दो भाग हो गए, NCP उनसे अलग हो गई। एंड दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस। एंड दिस पार्टी जो है एस्पाउसेस, यानी ये जो बिलीव करती है किन बातों में, डेमोक्रेसी में, गांधीयन सेकुलरिज्म में और फेडरलिज्म में, यानी इन फेडरलिज्म में और डेमोक्रेसी में इनका कंप्लीट फेथ है, फुल फेथ है। एंड मेजर पार्टी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है इसका सिग्निफिकेंस, बहुत जगह देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ प्रेजेंस जो है मेघालय, मणिपुर और आसाम में भी है। तो एट प्रेजेंट जो NCP के लीडर हैं वो है मिस्टर शरद पवार, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि महाराष्ट्र में शिवसेना और NCP और कांग्रेस तीनों ने मिलकर जो कोalition की गवर्नमेंट बनाई है। तो एट प्रेजेंट जो महाराष्ट्र में जो CM है मिस्टर उद्धव ठाकरे, तो उनके साथ जो है NCP के जो लीडर हैं शरद पवार, उन्होंने अपनी सीट्स जो है उनको दे दी, और उसके बाद वहां पर एक गठबंधन की सरकार बनी। तो मेजर जो 6 पार्टीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो एट 2006 तक नेशनल पार्टीज थी, उसके बाद जो है 2 पार्टीज और नेशनल पार्टीज बन गई। तो एट प्रेजेंट जो है हमारे इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज हैं। टॉपिक इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, एग्जाम में मोस्टली इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक टेंडेंसी है कि जो भी पार्टीज हैं उनमें टॉप लीडर्स के पास ही पावर रहती है, और बहुत सारे लोग हैं जो पार्टीज के फंक्शंस को लेके एक स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन शो करते हैं। उन्हें लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज फ्री एंड फेयर मैनर से काम नहीं कर रही हैं, कि इलेक्शन जीतने के लिए
ये शॉर्टकट मेथड्स यूज करती हैं या बहुत ही माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड मेथड्स यूज करती हैं। तो बहुत ही मतलब इनसे जो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है उनसे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन पार्टीज के इंटरनली डेमोक्रेसी की कमी रहती है, कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं बट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेटिक वे से अगर फंक्शन नहीं हो रहा तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ये जो पार्टीज हैं दे डोंट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, यानी इनके पास कोई भी रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन नहीं होते कि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं। एंड दे आल्सो डोंट होल्ड मीटिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कि आपस में ये लोग रेगुलरली मीटिंग्स भी नहीं करते, इंटरनली इलेक्शंस भी नहीं होते हैं। एंड इवन ऑर्डिनरी पीपल डोंट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दैट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द पार्टी, कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है आम आदमी को तो पता ही नहीं चलता। तो पार्टी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो क्लियरली एकदम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हमारे पार्टी के टॉप लीडर्स क्या कर रहे हैं या उनके जो एक्टिव मेंबर्स है वो क्या कर रहे हैं, यानी फॉलोअर्स और जो मेंबर्स हैं उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मीन्स कि पार्टी में जो भी पावर है वो ऑलमोस्ट ये देखने में आया है कि एक ही फैमिली के मेंबर बार बार लीडर्स बनते रहते हैं, चाहे उनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, कि पॉलिटिक्स का राजनीति का उनके पास कोई भी अनुभव नहीं है फिर भी वो लीडर्स बन जाते हैं। एंड मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, कि बिल्कुल भी ओपनली वो लोग काम नहीं करते हैं। एंड पार्टीज की जो टॉप लीडर्स हैं वही बार बार लीडर्स बनते रहते हैं एंड जो कंट्रोल रहता है वो ऑलमोस्ट एक ही फैमिली का रहता है। आप यहाँ इंडिया में भी देख सकते हैं कि उनके फादर ग्रैंडफादर वो पॉलिटिक्स में थे, तो आगे जो है जो उनकी न्यू जनरेशन है वो भी पॉलिटिक्स में आ जाती है, चाहे उनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। मनी एंड मसल पावर, यहाँ पे ये जो पार्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज इनका कंपटीशन रहता है इलेक्शंस में, तो इलेक्शंस विन करने के लिए ये किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, यानी कि शॉर्टकट मेथड्स यूज करते हैं। अब जिनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस है, फिर चाहे वो क्रिमिनल्स हैं या जिनके पास बहुत पैसा है, यानी जो इलेक्शंस में बहुत फंड देते हैं बहुत पैसा देते हैं, तो उनका उनका जो इन्फ्लुएंस रहता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स क्या करते हैं कि वहीं से ही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऐसे लीडर को टिकट दे देते हैं, यानी ऐसे टिकट पर्सन को नॉमिनेशन में चुना जाता है कि जिसके पास या तो मनी पावर है या मसल पावर है। नो मीनिंगफुल चॉइस, यानी जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वोटर्स हैं उनके सामने कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहती है। उनके सामने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो ऐसा देखने में आया है उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब एक जैसे ही हैं, कि यहाँ तो पार्टी पॉलिटिक्स है कि हम किसको वोट दें, कौन है यहाँ पर बहुत जो ऑनेस्ट है ईमानदार है या कौन बहुत हार्ड वर्कर है अच्छे से काम करेगा। तो लोगों के सामने यानी वोटर्स के सामने कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहती है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, कि ये जो पार्टीज के अंदर जो कमियां हैं इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे रिफॉर्म किया जाए। तो कुछ लॉज जो हैं मेंटेन किए हुए हैं। फर्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मीन्स कि अगर कोई भी एक एमपी या एमएलए इलेक्शंस विन कर जाता है तो इलेक्शन विन करने के बाद वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता। ये एक लॉ मेंटेन किया गया है। इससे पहले क्या था, लॉ बनाने से पहले अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एमपी इलेक्शन जीत जाता है, फॉर एग्जांपल कि वो कांग्रेस का है बट उसकी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, तो इलेक्शन जीतने के बाद वो पार्टी चेंज कर लेता था, वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाता था। बट अभी जो है लॉ बनाया गया है, मैंडेटरी कर दिया है कि ये जो कोई भी अगर डिफेक्शन की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है तो उसको अपनी सीट जो है एमपी की या एमएलए की जो सीट है वो उसकी सीट लूज हो जाएगी। सेकेंड है एफिडेविट, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लॉ पास किया है कि पार्टी की जो लीडर्स हैं उन्हें अपना एफिडेविट सबमिट कराना होगा, यानी उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा या उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो ये सारा जो डिटेल है ये उनको देनी होगी।
थर्ड है इनकम टैक्स रिटर्न्स कि ये इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो उसे यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल सबमिट करानी होगी और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल उनकी मीटिंग्स हैं वो उनको करनी होगी। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये तो रिफॉर्म्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ सजेशंस हैं कि जो हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये इम्प्रूवमेंट्स, ये जो रिफॉर्म्स है ये होने चाहिए। फर्स्ट है लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स कि जहां हमने चैलेंज में बात की कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर पार्टी के अंदर उन मेंबर्स के बीच में रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए, यानी डेमोक्रेटिक वे से वहां पे काम होना चाहिए। सेकेंड है 1/3 सीट्स फॉर विमेन, यानी कम से कम ये नहीं कि सारे मेल मेंबर को ही सारी टिकट्स दी जा रही हैं, जैसे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व हैं, ऐसे मिनिमम सीट्स जो हैं विमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व होनी चाहिए। स्टेट फंडिंग मीन्स कि पुअर पीपल ऑल्सो कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, कि पुअर पीपल ये सोच के नहीं इलेक्शन कंटेस्ट करते कि भी इलेक्शन में कैंपेनिंग में या बहुत ज़्यादा मतलब पैम्पलेट वगैरह प्रिंट कराने पड़ते हैं तो बहुत खर्चा आता है, हमारे पास इतनी मनी नहीं है। तो ये सोच के जो पुअर पीपल हैं बहुत ऑनेस्ट हैं, वो कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी है, फिर भी वो इससे दूर रहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए कि कुछ फंडिंग देनी चाहिए, यानी पेन, पेट्रोल, पेपर, जो भी खर्चा आता है कैंपेनिंग के टाइम पे, तो वो उस पुअर पीपल को अगर वो देंगे तो वो भी मतलब विलिंग हो जाएगा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो स्टेट फंडिंग का भी एक मैंडेटरी इशू है कि होना चाहिए। तो ये जो सजेशंस हैं अभी तक ये अप्लाई नहीं हुए हैं, बट इन फ्यूचर की हमारी सबकी डिमांड है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो भी कमियां हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए, कमियां दूर होनी चाहिए, और ये सारे सजेशंस दिए गए हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। आई होप कि पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।